हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सिमी में। आई होप आप सभी ठीक होंगे और प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका MPTET का सिलेबस, जो कि काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने बनाया है। काफ़ी बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ये सिलेबस मुझे हमें डिटेल में समझना है, सो मैं आपके लिए लाई हूँ बाल विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर बाल विकास के यूनिट का। बाल विकास का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कुछ अवधारणाएं। ये आपको इस चैप्टर में सेल्फ स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले आपको बाल विकास का प्रारंभ कहाँ से हुआ ये जानना है। उसके बाद आपको कुछ अवधारणाएं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर PEB द्वारा MPTET एग्जाम्स में पूछी गई है, वो आपको माइंड में होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। देन हाँ, जैसा कि एक और ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा सिलेबस वही है जो लास्ट ईयर माध्यमिक वालों के लिए था, वही प्राथमिक वालों के लिए है। इसलिए हमें सिलेबस उसी तरह कवर करना है जिस तरह हमने लास्ट ईयर किया था। देन आप लोग अच्छे से सिलेबस कवर कीजिए। मैं भी आप लोगों की हेल्प करती रहूँगी, बीच बीच में वीडियो लाती रहूँगी, ठीक है। तो अगला चैप्टर हमारा है विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सिद्धांत इसके जो भी हैं वो आप लोगों को अच्छे से कवर करने हैं। निरंतरता, निश्चित क्रम का, परस्पर संबंध का, समान प्रतिवान का, दिशा का, विभिन्नता का, चक्राकार विकास का, सामान्य से विशिष्ट और अन्य कारक, ठीक है। देन हमारा थर्ड टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत, जो कि यही सेम बाल विकास के सिद्धांत और कारक जो हमने ऊपर पढ़े हैं वही सेम आपको पढ़ने हैं। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है इन सब में तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करिए, मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं जल्दी आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूँगी। बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, ये खास इम्पोर्टेंट इसके कारक, मानसिक पृष्ठभूमि जो शिक्षक के लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे वातावरण और वंशानुक्रम। ये तो आप लोगों को नॉर्मल सभी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, सीटेट हो या रीट हो, TET हो, अदर एग्ज़ाम्स लाइक सब में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि वातावरण में बच्चे के वातावरण वंशानुक्रम की क्या भूमिका है, वो कैसे प्रभावित करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रियाएं कहाँ से स्टार्ट होती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। विद्यालय, शिक्षक, मित्र, अभिभावक सब उसके सामाजिकरण का एक हिस्सा है, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं वैज्ञानिकों की, जिनने बाल विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। कई सारे प्रयोगों के द्वारा, निष्कर्ष के द्वारा, अवधारणाओं के द्वारा बाल विकास को सरलता से हमें समझाया है। पियाजे, विकास का सिद्धांत, अवस्थाएं, अवधारणाएं, ये हमको पियाजे के सिद्धांत में पढ़ना है। पावलोव का हमें अधिगम का सिद्धांत पढ़ना है। कॉलर का प्रयोग और थॉर्नडाइक का भी सिद्धांत वगैरह, उपयोगिता, इनकी शब्दावली आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि शब्दावली से काफ़ी प्रश्न आते हैं। शब्दावली के द्वारा हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग शब्दावली की जानकारी नहीं होने पर क्वेश्चन याद होता है लेकिन शब्दावली समझ नहीं पाते, इसलिए गलत कर देते हैं। सो शब्दावली पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, जो अभी वर्तमान में काफ़ी भूमिका है बाल केंद्रित शिक्षा की, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की। इसके जनक, इनकी स्वरूप और इनकी अवधारणाएं, ये सभी सिलेबस में आपको यहाँ यूट्यूब चैनल पर करवाऊँगी, सो बने रहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है बुद्धि की रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, ठीक है। बुद्धि का सिद्धांत, अवधारणाएं और बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला, ये सभी बुद्धि में आपको पढ़ना है। मतलब बुद्धि का ऑल चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्तित्व का मापन, इसकी सारी विधियाँ, सिद्धांत, 16 PF प्रश्नावली और इससे संबंधित अवधारणाएं, जो कि विभिन्न लाइक केटल एंड अन्य वैज्ञानिकों ने दी है, मनोवैज्ञानिकों ने। भाषा और विचार, भाषा विचार में LAD, ठीक है। चॉम्स्की के अनुसार जो LAD बताई गई है वो विभिन्न अवस्थाएं में भाषा विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, अवस्थाओं का, ठीक है, कैसे डेवलप होती है हमारी भाषाएं, अवधारणाएं, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है जेंडर, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं,
ठीक है। जेंडर में रूढ़िबद्धता, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स, लिंग भेद के कारण, लिंग निर्धारण और विद्यालय और समाज का माहौल और कैसे दायित्व हमारे वातावरण का होता है लिंग भेद में या फिर जेंडर रूढ़िबद्धता में, ठीक है। फिर अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये इसमें दिया हुआ है कि अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नता किस प्रकार से होती है, चाहे वह भाषा के आधार पर हो, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, संप्रदाय या धर्म के आधार पर हो, अधिगमकर्ताओं में भिन्नता पाई जाती है, इसको हम नकारा नहीं जा सकता। इसलिए इसकी विषमताओं और विभिन्नताओं की समझ और जानकारी एक भावी शिक्षक को अवश्य होनी चाहिए। सो हम ये भी जल्द ही पढ़ेंगे। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे 2 क्वेश्चन बनना लाजमी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक शिक्षक भी इनमें डिफरेंस नहीं कर पाता है कि वह अधिगम के लिए आकलन कर रहा है या अधिगम का आकलन कर रहा है। सो अधिगम का आकलन काफ़ी ज़रूरी है, अधिगम के लिए आकलन भी ज़रूरी है। अधिगम के रूप में आकलन भी होता है, चूँकि हमारे टी8 की टीईटी के सिलेबस में सिर्फ 2 ही आकलन पूछे गए हैं, इसलिए हम लोग इन्हीं को डीप में बात करेंगे और इनमें क्या डिफरेंस है वो भी जल्दी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सतत एवं समग्र मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, ठीक है। CCE, सतत मूल्यांकन कब होता है, समग्र मूल्यांकन कब होता है, किस दौरान होता है, इनकी अवधि क्या है ना, ये सभी इन्हें कितने भागों में बांटा गया, ये भी हम CCE में जल्दी पढ़ेंगे। एक के बाद एक वीडियो मैं लेकर आती हूँ इन सभी चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आप इजीली टीईटी का सिलेबस कवर कर पाएँ और 125 से ऊपर मार्क्स ले पाएँ। शाला आधारित आकलन, शाला आधारित आकलन भी एक विद्यालयीन आकलन होता है जो शिक्षक द्वारा किया जाता है। वो पोर्टफोलियो एंड मैनी मोर थिंग्स के द्वारा, चाहे वह मानसिक शारीरिक क्रियाकलाप हों उनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिगमकर्ता की तैयारी के स्तर के आकलन के लिए उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अधिगमकर्ता कोई विद्यार्थी है तो शिक्षक उसका आकलन किस प्रकार से कर रहा है, कर पाता है या नहीं, ये इसके उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, चाहे वह लघुत्तरी हो, दीर्घोत्तरी हो, निबंधात्मक हो, और किस जगह पे किस प्रश्न का हमें पूछकर विद्यार्थी का आकलन करना है, ये एक शिक्षक को भली भांति पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अधिगम बढ़ाने के लिए प्रयासों और आलोचनात्मक चिंतन। अधिगम बढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, उसके विचार क्या हो सकते हैं, वो किस किस विधियों को अपनाता है अधिगम को बढ़ाने के लिए, एक विद्यार्थी को सही मार्ग दिखाने के लिए, ये सभी। फिर अगर विद्यार्थी सफल होता है तो उसका उपलब्धि का आकलन शिक्षक किस द्वारा करता है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से हमारे कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो 15 प्रश्न और बचते हैं वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। देन तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लर्न विथ सिमी। Please subscribe, like and share and comment. Thank you for watching.